नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इजराइल ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है, यानी उसे खत्म कर दिया। और यह काम इतना आसान नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि यह काम सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। जी हां, इजराइल ने लेबनान में घुसकर, यानी कि लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगर दहियाह में मंगलवार शाम को घुसकर हिजबुल्लाह को मारा था। और यानी कि बुधवार के दिन सुबह सुबह ही हमास के मेन लीडर हनिया को मार गिराया। दोस्तों, हिजबुल्लाह और हमास में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी सुनते हैं कि हिजबुल्लाह ने यह करवा दिया, कभी सुनते हैं कि हमास यह कर दिया। तो पहले हम आपको क्लियर कर दें कि यह दोनों ही अलग अलग, यानी कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही अलग अलग संगठन हैं। यह और बात है कि दोनों ही इजराइल के दुश्मन हैं, या यूं कहें कि ये दोनों ही इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। आइए इन्हें इस तरह से समझते हैं। पहले देखते हैं कि इजराइल के सराउंडिंग कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल पश्चिम एशिया का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व में सीरिया से, पूर्व में जॉर्डन से, दक्षिण में लाल सागर से, दक्षिण पश्चिम में मिस्र से, पश्चिम में भूमध्य सागर से, पूर्व में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी और फलस्तीन क्षेत्रों से लगती है। और यह जो दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी स्थित है, इसी जगह पर एक्टिव है हमास। और हमास के ही मेन लीडर थे हनिया, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह हनिया खुद ही गाजा पट्टी में नहीं रहते थे। इन्हें पता था कि अगर गाजा पट्टी में रहे तो इजराइल की एजेंसी मोसाद जो इन्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर देगी। इसलिए यह ज्यादातर कतर के दोहा में अपना समय बिताया करते थे, यानी ज्यादा समय वहीं रहते थे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जब यह कतर के दोहा में रहते थे तो यह ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे मारे गए। आइए आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे, और विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। हादसे के समय रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था। अब उसके पीछे की उसकी क्या मिस्ट्री थी वो हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अभी के लिए बस इतना समझिए कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद ईरान में उनकी जगह खाली हो गई थी। इसके लिए वहां पर चुनाव होता है और उसे, यानी कि उस चुनाव में यह डिसाइड होता है कि सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियान को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब यह मसूद पेजेशकियान जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके शपथ समारोह मंगलवार यानी कि 30 जुलाई 2024 को निर्धारित किया गया था। इस शपथ समारोह को भव्य बनाने के लिए दुनिया भर के अपने सभी मित्र देशों को ईरान ने, साथ ही साथ सभी जो भी मित्र संगठन है उन सबको इनवाइट किया था इस समारोह को बहुत ही ज्यादा भव्य बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया के अट्रैक्शन इस समारोह की तरफ हो जाए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनविटेशन भेजा गया था। और साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भी निमंत्रण भेजा गया था कि आप ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। लेकिन भारत वेस्टर्न कंट्री की प्रेशर को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर साहब तो नहीं जा पाए ईरान। लेकिन भारत के तरफ से नितिन गडकरी जी को इसमें भेजा गया था। भारत भी ईरान से अपना रिलेशन बिल्कुल कट नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के बहुत से इन्वेस्टमेंट ईरान में हो रखे हैं। जैसे चाबहार पोर्ट को इंडिया ने लीज पर ले रखा है और वहां पर डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू ही भारत सेंट्रल एशिया में प्रवेश करने का रास्ता बना रहा है। यही कारण रहा कि भारत अपने एक लीडर यानी कि नितिन गडकरी जी को, जो कि यहाँ के सड़क परिवहन मंत्रालय के कार्यभार संभालते हैं, उनको ईरान भेजा गया था इस समारोह में भाग लेने के लिए। हमास, जो कि ईरान का ही एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी उसे कहते हैं जिसे किसी देश द्वारा पाला पोसा जाता है और वह उसके लिए जरूरत पड़ने पर खुले दिल से काम कर सके। और अभी सबको पता है कि हमास जो कुछ भी करता है वह ईरान के कहने पर ही करता है, यानी हमास ईरान के इशारों पर काम करता है। हमास के लीडर हनिया भी आए हुए थे, क्योंकि ईरान अपने अच्छे मित्रों में हमास के लीडर हनिया को भी रखता है। अब अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो पहले यह समझ लेते हैं कि हिजबुल्लाह का मतलब क्या होता है। हिजबुल्लाह एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है ईश्वर की पार्टी या ईश्वर का पार्टी। दरअसल अभी से कुछ वक्त पहले ईरान अरब राज्यों में अपने प्रभाव का विस्तार का अवसर देखकर ईरान और इसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने
नवोदित मिलिशिया को धन और प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसने हिजबुल्लाह का नाम अपनाया। 15 साल के लेबनानी गृह युद्ध की अराजकता में स्थापित ईरान समर्थित समूह इजराइल के विरोध और मध्य पूर्व में पश्चिमी प्रभाव के प्रतिरोध से प्रेरित है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो इजराइल के उत्तर में स्थित लेबनान देश है, जहां हिजबुल्लाह अपना अड्डा बनाए हुए है, या यूं कहे कि हिजबुल्लाह लेबनान से ही ऑपरेट होता है। वह अपने जो भी अटैक इजराइल के खिलाफ करता है वह सब लेबनान से ही करता है। और हिजबुल्लाह का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर है जिसका नाम है फाद शकर। फाद शकर को निशाना बनाया गया था। फाद शकर हिजबुल्लाह का सटीक मिसाइल परियोजना के लिए जिम्मेदार था, हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का सदस्य था और नसरल्लाह का करीबी सलाहकार था। कुछ समय पहले बेरूत में मारा गया था, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF ने पुष्टि की है कि उसने कुछ समय पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में यानी कि बेरूत के उपनगर दहिया में मंगलवार शाम को हवाई हमला किया था। सेना के अनुसार इस हमले में मजदल शम्स का घातक रॉकेट हमले और इजराइल पर अन्य घातक हमलों के पीछे हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया था। वह हिजबुल्लाह कमांडर कोई और नहीं बल्कि फाद शकर ही था, जिसे हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह वही शख्स हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर है जिसने शनिवार को गोलान हाइट्स में हुए घातक रॉकेट हमले के पीछे का मास्टरमाइंड था। उस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी जो यहां पर फुटबॉल खेल रहे थे, जिन सब की उम्र लगभग 14 से 20 साल के बीच रहा होगा। उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों अलग अलग संगठन है और दोनों अलग अलग जगहों से संचालित होते हैं। 31 जुलाई यानी कि बुधवार को हमास ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान यानी कि जो ईरान की राजधानी है, तेहरान स्थित हनिया के आवास पर इजराइल ने हमला किया और इस हमले में हनिया मारे गए। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बारे में अभी तक इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमिचाय एलियाहू ने कहा दुनिया से गंदगी साफ करने का यह सही तरीका है, अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता नहीं। हमास के मुताबिक हनिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के पदभार ग्रहण के समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए बदला लेने की बात कही है। दरअसल हनिया कतर में ही रहता है और वह इस समारोह के लिए ईरान के तेहरान आया हुआ था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के मुताबिक हनिया के साथ उसके एक सुरक्षा कर्मी भी मारा गया है। IRGC ने कहा कि इस घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच की जा रही है। हानिया के मारे जाने की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी की है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा पर अपने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी। कार्रवाई में अब तक 38,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2024 में यानी यही साल अप्रैल महीने में इजराइल ने एक गाड़ी पर 3 मिसाइल दागी थी। इस हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर मारे गए थे। दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई से भी मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन यानी कि बुधवार की सुबह ही इजराइल ने उसके घर को ही उड़ा दिया, जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया है। फलस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी या सामाजिक काम का संभालती है। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती है। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 के खालिद मिसाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि गाजा में जाने के 2 ही रास्ते थे। एक या तो आप समंदर की तरफ से गाजा पहुंच सकते थे, जिसको इजराइल ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। उसके बाद दूसरा रास्ता यह था कि मिस्र की तरफ से हो करके जाना पड़ता था। यही कारण था कि मिस्र ने अपने तरफ का भी रास्ता इन लोगों के लिए बंद कर रखा था, क्योंकि मिस्र नहीं चाहता था कि इन लोगों की वजह से इजराइल और मिस्र का रिश्ता खराब हो, और इजराइल से रिश्ता खराब होने की वजह से मिस्र का अमेरिका से भी रिश्ता खराब होने की संभावना बढ़ जाती,
क्योंकि अतीत में मिस्र के साथ ऐसी घटना हो रखी है। अब भी 150 से अधिक बंधक हमास के कब्जे में है। वहीं हमास का दावा है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। आइए समझते हैं कि हमास का सुप्रीम लीडर कौन था। हनिया। दरअसल हनिया का पूरा नाम इस्माइल हनिया था। इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख था। वो फलस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री था। हनिया का उपनाम अबू अल अब्द है। उसका जन्म फलस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने हनिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उसे हमास के कई नेताओं के साथ मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया था। यह इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मीन्स लैंड है। वहां वे 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद हनिया गाजा लौट आया। उसे 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उसकी हैसियत बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 में हनिया को फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया। उसे उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया था। लेकिन 1 साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईज अल दीन अल कासम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतह आंदोलन के प्रतिनिधियों को निकाल दिया था। 1 हफ्ते तक चली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उसका कहना था कि उसकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फलस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। हनिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2018 में हनिया को आतंकवादी घोषित किया था। मारे जाने से पहले तक गाजा पट्टी में हमास को हनिया ही लीड कर रहे थे, जिसको कि ईरान के राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को मार दिया गया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।